अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी कोर्स इंस्ट्रक्टर मैम कौसर परवीन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न बायोलॉजी विद ईज़। तो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है डार्क रिएक्शन। इस डार्क रिएक्शन के और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि C3 पाथवे हो गया, कैल्विन साइकिल हो गया। तो इसको हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं और इसमें हम लोग हिंट्स इस्तेमाल करेंगे, हम लोग ट्रिक्स इस्तेमाल करेंगे ताकि हम इसको आसानी से याद कर सकें। मुझे पता है ये जो टॉपिक है ये बायो इनर्जेटिक से बिलोंग करता है और ये स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगता है। सो इंशाअल्लाह अज़ीज़, अल्लाह ने चाहा तो मैं आपको ये इस तरीके से पढ़ाऊँगी कि ये आपको कभी नहीं भूलेगा। तो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसका हम ओवरव्यू स्टार्ट करते हैं ताकि आपको याद रहे। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो लाइट एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी जब वो पत्ते के मेसोफिल सेल्स पर पड़ती है तो डे टाइम में लाइट रिएक्शन के दौरान एटीपी और एनएडीपीएच तैयार होते हैं। क्या बनते हैं? एटीपी और एनएडीपीएच। अच्छा, अब हमें पता है ये सारा काम कब हो रहा है? दिन के टाइम हो रहा है। अच्छा, अब ये है जिसमें ये तैयार हो रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ये क्या है? लाइट रिएक्शंस के दौरान ये प्रिपेयर हो रहे हैं। अब होता क्या है, जो डार्क रिएक्शन या जिसको कैल्विन साइकिल होता है कहते हैं, उसके अंदर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कंज्यूम होते हैं और बनती क्या चीज़ है? कार्बोहाइड्रेट्स। मीन टू से कि हम फूड इससे बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं। अब ये सारा काम हो कहाँ रहा है? तो स्टूडेंट्स, आपने हमेशा याद रखना है ये स्ट्रोमा के अंदर हो रहा है। स्ट्रोमा के अंदर। स्ट्रोमा कहाँ पर मौजूद होता है जी? वो हमें पता है प्लास्टिड्स के अंदर क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर होता है ये। तो स्टूडेंट्स, अब देखिए लाइट रिएक्शन के में एटीपी बने, एनएडीपीएच बने, जिनको हमने इस्तेमाल करना है कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए। तो ये जो जिस प्रोसीजर से गुजरेंगे, जिस पाथवे से गुजरेंगे, उसे हम डार्क रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट पाथवे, सेम C3 पाथवे, कैल्विन साइकिल हम कहते हैं। तो इसके बेसिकली कितने हैं? इसके हमारे पास 3 फेजेस हैं। पहली है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, दूसरी है रिडक्शन, तीसरी है रीजनरेशन। अब इन फेजेस को शुरू करने से पहले मैं आपको इसके जो इतने सारे नाम्स हैं थोड़ा सा उनके बारे में ओवरव्यू देती हूँ। स्टूडेंट्स, हम इनको सबसे पहले लाइट इंडिपेंडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं हम इनको? ये क्या हैं? लाइट इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट यानी कि आज़ाद। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स? वो इसलिए क्योंकि हमें पता है जो लाइट रिएक्शंस होते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि डे टाइम होगा तो ही वो होंगे। मीन टू से कि अगर डे टाइम जैसे कि है, अगर डे टाइम है, लाइट है, तो वो होंगे। अगर रात है तो जैसे कि रात में हमें पता है सूरज की रोशनी नहीं होती, सनलाइट नहीं होती, तो नहीं होंगे। लेकिन ये जो है इसके लिए लाइट मैटर नहीं करती, चाहे लाइट हो या ना हो, डजेंट मैटर। ठीक है, सो लाइट इंडिपेंडेंट है। अब क्योंकि और दूसरे नंबर पर हम इस डार्क रिएक्शन कहते हैं। अब डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि ये अंधेरा हो तो भी हो जाती है, इनके लिए लाइट ज़रूरी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो स्टूडेंट्स ना मिसअंडरस्टैंड करते हैं वो ये कि वो समझते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन है ना, वो लाइट यानी कि डे टाइम में होंगे, और इसी तरह से जो डार्क रिएक्शन है अब वो अंधेरे में होंगे, मतलब रात को होंगे, और या फिर यूँ कह लें कि वो रात के बस रात के लिए मैंडेटरी है कि रात को होंगे, दिन में नहीं होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आपने यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है, डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि ये रात को ही जस्ट होंगे, दिन में नहीं हो सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमने कहा बेटा ये क्या है? लाइट इंडिपेंडेंट। लाइट इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? लाइट हो या ना हो। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि लाजमी अंधेरा हो, डार्क हो तो नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब ये कि दिन में भी डार्क रिएक्शंस हो सकते हैं, रात में भी डार्क रिएक्शन हो सकते हैं, बशर्त ये कि अगर सेल के अंदर एटीपी और एनएडीपीएच मौजूद होंगे तो।
चाहे वो दिन का टाइम हो चाहे वो रात का टाइम हो, लाइट मौजूद हो या ना हो, ये रिएक्शंस होंगी अगर ATP और NADPH लाइट रिएक्शन से तैयार हुए हैं तो। जी हमने लाइट इंडिपेंडेंट देख लिया, डार्क। नंबर 3 है, इसे कैल्वन साइकिल क्यों कहते हैं? कैल्वन साइकिल, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होगा कि इसको सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया वो मेल्विन कैल्विन थे, दोनों कोलीग्स। तो मेल्विन कैल्विन क्या करे थे, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर वो एक जो ग्रीन एल्गी है उसको स्टडी कर रहे थे, जिसका नाम क्लोरेला है, उसको वो स्टडी कर रहे थे। और ये बात है उन्होंने डिस्कवर किया कि ये डार्क रिएक्शन जो है वो उसके अंदर उन्होंने परफॉर्म होते देखे। तो क्योंकि सबसे पहले उन्होंने उसको डिस्कवर किया तो उनके नाम पर इसको कैल्विन साइकिल कहा जाता है। अच्छा, अब इस बिना पर ना, इस साइकिल को डिस्कवर करने की बिना पर जो कैल्विन था उसको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। और ये भी एक इम्पोर्टेंट MCQs है कि नोबेल प्राइज़ उसे कब दिया गया, 1961 के अंदर उसे नोबेल प्राइज़ दिया गया। जी नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, कैल्विन साइकिल भी। अब जो चौथा नाम दिया जाता है इसको कहा जाता है C3 पाथवे। C3 पाथवे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs है। कैल्विन नाम जो कैल्विन साइकिल है उसको कौन सा नाम दिया जाता है, C3 पाथवे, C4 पाथवे। इस तरह की जो MCQs होते हैं वो उसमें मोस्टली पेपर में पूछे जाते हैं। तो C3 पाथवे अब इसको क्यों कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि इस साइकिल के दौरान जो पहली स्टेबल, याद रखने क्यों कहते हैं, बिकॉज इस साइकिल के दौरान पहली और स्टेबल ये दोनों बातें होनी चाहिए। ये नहीं है कि पहली चीज़ आई और वो अनस्टेबल थी, नहीं, पहली प्रोडक्ट जो बनी अगर वो स्टेबल है, मतलब जो पहली स्टेबल प्रोडक्ट है वो क्या होगी, उसकी बिना पर वो क्योंकि 3 कार्बन वाली होगी, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस इज C3 पाथवे, मीन टू से इसमें 3 कार्बन्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये हम लोगों ने नाम भी देख लिया, अब कार्बन फिक्सेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बेटा फेजेस के अंदर आते हैं। मैंने टाइम को बचाने के लिए, ताकि वीडियो लेंथी ना हो, इसलिए मैंने साइकिल को पहले ड्रॉ कर दिया और मैंने इसमें कोशिश की है कि एज पॉसिबल एज इसके अंदर ईज पैदा करूं, एज पॉसिबल एज मैं आपके लिए ईजी टू अंडरस्टैंड बनाऊं। बेटा यहाँ पर देखिए, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है ना, ये नेचर के अंदर पहले से एक रॉ मटेरियल मौजूद है। ये बेटा क्या चीज़ है, ये रॉ मटेरियल है। 5 कार्बन पर मुश्तमिल एक कंपाउंड मौजूद है जो कि इसमें रॉ मटेरियल के तौर पर मौजूद है। तो ये जो है 1,3 रिबोलोज 1,5 रिबोलोज बिसफास्फेट 5 कार्बन पर मुश्तमिल ये एक कंपाउंड है। और यहाँ पर एक और बात कीजिए, गौर कीजिए, रिबोलोज बिसफास्फेट कह रहे हैं, वजह इसलिए कि हम बायो में जो बायो की काउंटिंग है ना, उसके अंदर हम बिस किसके लिए, 2 के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, और फास्फेट यानी कि 2 फास्फेट। अब ज़रा गौर कीजिए कि फास्फेट ये हर एक मालिक्यूल के अंदर, ये 1 ये 2 मालिक्यूल लगे, 2 फास्फेट लगे हुए एक मालिक्यूल पर। अच्छा, 5 कार्बन पर मुश्तमिल है कंपाउंड। तो हम देख सकते हैं ये एक मालिक्यूल है जिसमें सेंटर में ग्रीन मार्कर से मैंने इस्तेमाल किया, ये 5 आपको कार्बन नज़र आ रहे हैं, और रेड मार्कर का इस्तेमाल करके दोनों अतराफ में, यानी कि कार्बन नंबर 1 पर और कार्बन नंबर 5 पर मैंने फास्फेट दिखा रखे हैं रेड कलर के मार्कर से। तो ये हमें एक मालिक्यूल पर जिसमें 5 कार्बन है, 2 फास्फोरस अटैच हैं, तो हम इस बिना पर इसको 1,5 रिबोलोज बिसफास्फेट कहते हैं। बेटा ये क्या है, ये एक रॉ मटेरियल है, एक बात ये। दूसरा हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये एक रिएक्टेंट है। क्या है, ये रॉ मटेरियल भी कह सकते हैं, या इन अदर वर्ड्स हम इसको रिएक्टेंट भी कह सकते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा इसको हम रिएक्टेंट नहीं कहेंगे, बिकॉज ये इतना ज़्यादा रिएक्टेंट इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये तो बार बार क्या होता जाएगा, रिसाइकल होता जाएगा। इसलिए हम मोस्टली जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं ये रॉ मटेरियल है जो नेचर में पहले से मौजूद है। अच्छा, अब यहाँ पर जो असल में एग्जैक्टली रिएक्टेंट इस्तेमाल हुआ है वो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। अच्छा, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, इसके हर एक मॉलिक्यूल के अंदर स्टूडेंट्स आपको पता होगा कार्बन है, एक कार्बन होती है और उसके साथ 2 ऑक्सीजन्स मौजूद होती हैं। तो हर एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन होती है, 2 ऑक्सीजन होती हैं। अब इस तरह से ज़रा फोकस कीजिए कि यहाँ पर कितने हैं, 3 मैंने मॉलिक्यूल
मतलब 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हैं। और यहाँ पर ज़रा गौर कीजिए, हमारे पास रिबोलोज बिसफॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल हैं? 1 2 3, यानी कि हमने 3 ही रिबोलोज बिसफॉस्फेट के लिए। यहाँ से हर एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में कितनी कार्बन है? 1 कार्बन है। तो अब यहाँ पर ज़रा गौर कीजिए, 5 कार्बन वाला जो हर एक मॉलिक्यूल है, जब उसके अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड हम इसको ऐड करके करेंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे, इसको फिक्स करेंगे, जब इसके अंदर हम इस कार्बन को डालेंगे तो कार्बन हो जाएंगे कितने? 6, जिसके दोनों साइड्स पर क्या है? फास्फोरस अटैच है। 6 कार्बन वाला ये एक इंटरमीडिएट, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये क्या है? एक इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट है, जो कि क्या है? अनस्टेबल है। ठीक है, ये क्या है? अनस्टेबल है। अच्छा, अब फर्दर प्रोसीड करने से पहले, अब जाहिर सी बात है ये नाम रिबोलोज बिसफॉस्फेट हो गया, ठीक है, और मज़ीद आगे नाम आएंगे, इनको ना याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अच्छा, तो मैं इसके लिए आपको ना हिंट दूंगी, ताकि उस हिंट से आपको ये ज़रा ईज़िली बायो याद हो जाएंगे। तो जी, हिंट्स एंड ट्रिक्स जो हम इसके अंदर इस्तेमाल करें। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो चीज़ तवज्जो से देखनी है, यहाँ पर मैं राइट कर रही हूँ वर्ड रूबी पागल टॉपर। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जो कैपिटल वर्ड्स हैं ना, ज़रा उन पर गौर कीजिए। जो मैंने कैपिटल लफ्ज़ है ना, उन पर गौर कीजिए। पहला मैंने हिंट लिखा है रूबी। अब स्टूडेंट्स कंसीडर कर लीजिए कि रूबी एक लड़की है जो कि अपनी स्टडी के लिए पागल है, जुनूनी है, बहुत उसको शौक़ है पढ़ने का, ठीक है। अब चूंकि वो मेहनती है, जुनूनी है अपनी स्टडी के लिए, तो वो क्लास में हमेशा टॉप करती है, मतलब रूबी टॉपर है। अच्छा, अब इस हिंट को, ये तो मैंने आपको हिंट दिया, अब आप इसको समझिए रूबी क्या है। बेटा ये आप लोग यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर था रिबोलोज बिसफॉस्फेट, तो ये जो रॉ मटेरियल है ये क्या है? रूबी है, जो कि 5 कार्बन वाला रॉ मटेरियल है, मीन टू से स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। रिबोलोज बिसफॉस्फेट जो रॉ मटेरियल है ना पहला, वो इसको मैंने नाम दिया है रूबी का, रूबी जो लड़की है, ठीक है। अब ये है रूबी। उसके बाद नेक्स्ट आगे है पागल। यहाँ पर से आपने लफ्ज़ PGA इसको याद रखना है। अब पागल के अंदर से क्या है? ये है 3 फॉस्फेट ग्लिसरेट, 3 या फास्फोग्लिसरेट भी कह सकते हैं, 3 फॉस्फेट ग्लिसरेट भी कह सकते हैं, तो मोस्टली 3 फास्फो हम लोग ग्लिसरेट कर लेते हैं। अच्छा, 3 फास्फोग्लिसरेट जो कि क्या है? 3 कार्बन्स पर मुश्तमिल कंपाउंड है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जो तीसरा है वहाँ पर T और P, ज़रा इसको फोकस करें। ये क्या चीज़ है स्टूडेंट्स? ये बेसिकली ट्राइयोज मॉलिक्यूल है, ट्राइयोज फॉस्फेट, ठीक है। अब ये क्या है? याद रखने, ये हमें आउटपुट जो मिलेगी इस साइकिल को हमने जिस मकसद के लिए किया, तो वो हमने ट्राइयोज के लिए किया। मतलब ज़रा फोकस करें, रिएक्टेंट हमारे पास क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड थी, इसको भी हम रिबोलोज बिसफॉस्फेट या रूबी को हम कह सकते हैं रिएक्टेंट, लेकिन इसलिए हम रिएक्टेंट नहीं कह रहे, रॉ मटेरियल कह रहे हैं, क्योंकि इसने सर्कल करना है साइकिल के अंदर अगेन एंड अगेन। ये नहीं है कि बस एक मरतबा यूज़ हुआ, खर्च हुआ, ख़त्म, नहीं, बल्कि ये बार बार इसी के अंदर घूमता रहेगा। तो हम क्या कहेंगे? ये क्या है? रॉ मटेरियल है। रूबी रॉ मटेरियल था। PGA जो है वो क्या था? 3 फॉस्फेट, यानी कि पहली प्रोडक्ट, पहली स्टेबल प्रोडक्ट, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं? ये C3 पाथवे। दोबारा बता रही हूँ, ये PGA जो है ना, पागल, ये PGA, ये क्या है? पहली स्टेबल प्रोडक्ट जो बनेगी इस साइकिल की, जिसकी वजह से इसको C3 पाथवे कहते हैं, वो है। अब तीसरा हिंट जो था टॉपर वाला, वो ट्राइयोज फॉस्फेट, यानी कि एक कार्बोहाइड्रेट है, जो इस साइकिल से हमें आउटपुट जो मिल रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारा रिएक्टेंट या इनपुट है,
और ये जो ट्राईओस है ये आउटपुट भी कह सकते हैं और इसको हम इस रिएक्शन की प्रोडक्ट भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अब ज़रा यहाँ पर फोकस कीजिए, ये रूबी हो गया। रूबी के अंदर जब 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल इनकॉर्पोरेट हुए हैं, मतलब शामिल हुए हैं इसके अंदर, तो हर एक कार्बन जो 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में से एक कार्बन इन तमाम के साथ अटैच हुई है और ये 6 कार्बन पर मुश्तमिल इंटरमीडिएट बना है। लेकिन क्योंकि ये अनस्टेबल था तो ये फौरन ही सेंटर से ब्रेक हो गया। ठीक है, और जब ये सेंटर से ब्रेक हुआ है तो ये कितने 6 मॉलिक्यूल, ठीक है, 3 कार्बन वाले 1 2 3 और कितने हैं ये टोटल 6 मॉलिक्यूल हैं। 6 मॉलिक्यूल में ये तकसीम हो गया। अच्छा, अब इसको हम क्या नाम देंगे? 3PGA। 3PGA क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स? इसलिए कि इसके कार्बन नंबर 3 पर लगी हुई फास्फोरस, तो 3 फास्फोग्लिसरेट या 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड भी हम इसको कहते हैं। अब इसकी बिना पर ये वो है जिसकी वजह से हम इसको C3 पाथवे नाम देते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? ये पहली स्टेबल प्रोडक्ट है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? अब होगा ये, हम लोग ये सारा रिएक्शन इसलिए परफॉर्म करें हैं ना ताकि हमें क्या हो, हम इसे कार्बोहाइड्रेट बना सकें। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट बने वो एनर्जी रिच हो, ताकि उसको हम नेक्स्ट आगे अपनी जो सेल की एक्टिविटीज़ हैं, रेस्पिरेशन हो गई और बाकी जो मेटाबॉलिज्म है उसमें हम इस्तेमाल कर सकें। हम चाहते हैं कि ये जो आगे बने ये एनर्जी रिच हो, बहुत ज़्यादा एनर्जी हो, तो इसके लिए हम इसको फास्फोरिलेटेड करेंगे। फास्फोरिलेटेड का क्या मतलब है? मतलब ये कि इसके अंदर हम ATP ऐड करेंगे। कितने ATP ऐड करेंगे स्टूडेंट्स? तो हम इसके अंदर 6 ATP ऐड करेंगे। ठीक है, जिससे बन जाएंगे 6 ADP। फास्फोरस इनके साथ आकर अटैच हो गया। आप ज़रा गौर कीजिए, कार्बन नंबर 3 पर अटैच थे ना, अब कार्बन नंबर 1 पर आकर सारे अटैच हो जाएंगे। तो अब इस बिना पर हम कहेंगे 1 3, ठीक है, 1 3। अब 1 3 2 हैं तो हम कहेंगे बिस फास्फोग्लिसरेट। बात समझ आई? 1 3 BPG यानी कि 1 3 बिस फास्फेट यानी कि 2 फास्फेट है, वही PGA का मॉलिक्यूल ही है, लेकिन क्योंकि इसमें फास्फोरस 2 हो गए ना तो हमने कहा 1 3 बिस फास्फोग्लिसरेट, वही 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। अच्छा, एक बात और आपने स्टूडेंट फोकस करनी है, ये वाला जो फेज था ना, यहाँ पर देखिए मैंने फेजेस को ना डिवीजन में तकसीम किया हुआ है। जहाँ पर इस रॉ मटेरियल से ये हमारा पहला रॉ मटेरियल था, कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर ऐड हुई है और इसने यहाँ पर पहली स्टेबल 3 कार्बन वाली प्रोडक्ट बनी। इसको हम क्या कहते हैं? कार्बन फिक्सेशन। ये पहली फेज है हमारी, कार्बन फिक्सेशन। अब फिक्सेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि फिक्स हुई है कार्बन डाइऑक्साइड की जो इनऑर्गेनिक कार्बन थी वो इस ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल के अंदर इनकॉर्पोरेट हो गई है और अब ये इनऑर्गेनिक कार्बन ऑर्गेनिक कार्बन में तब्दील हो चुकी है। क्यों? इसलिए क्योंकि ये अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हिस्सा बन चुकी है। अच्छा, तो अब यहाँ पर ये थी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। अब जहाँ पर जो 3PGA है, इससे जहाँ तक हम ट्राइओज बनाएंगे इसको हम फेज को कहते हैं रिडक्शन। क्या कहते हैं? रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पर हम लोग रिडक्शन का काम करेंगे। रिडक्शन कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, बात हो रही थी हमने इसको फास्फोरिलेटेड किया था। अब जब हम लोगों ने फास्फोरिलेशन कर ली है तो अब हम क्या करेंगे? इसकी रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? के हम मतलब ये है कि यहाँ पर हम लोग NADH जो होंगे ना, NADPH, अच्छा, इनसे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को इनके अंदर ऐड करेंगे। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। याद है ना? तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं यानी कि ये NADPH जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है 3 जो है इस मॉलिक्यूल को। अच्छा, अब इस इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र के दौरान क्या होगा? जो फास्फोरस अटैच थे ना DP के, वो क्या होंगे? वो निकल जाएंगे इनऑर्गेनिक फॉर्म में। अच्छा, तो अब क्या होगी? 6 फास्फोरस यहाँ पर अलग हुए हैं, G फास्फोरस यहाँ पर अलग हो गए। अब NADPH के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इसके अंदर आए। अब यहाँ वाले जो 6 निकल गए ना फास्फोरस, तो अगेन ये चेंज हो गया G3P।
G3P वही 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, ग्लिसर एल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ से एक कार्बन नंबर 1 के साथ जो फास्फोरस अटैच थे वो निकले 3 के साथ थे, तो अब हमने इसको नाम दे दिया G3 यानी कि ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट। अब बेटा इसका भी मैं आपको ना एक हिंट देती हूँ, याद करें यही वो प्रोडक्ट है जब आपके उसमें सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता था, तो याद करें, हिंट देती हूँ, सेलुलर जो रिस्पायरेशन है, सेलुलर रिस्पायरेशन, अच्छा उसके अंदर होती थी ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज टूटता था तो बनता था क्या, G3P ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट। मतलब हमें पता है सेलुलर रिस्पायरेशन क्या है, फोटोसिंथेसिस का उलट है। फोटोसिंथेसिस में फूड कार्बोहाइड्रेट तैयार होती है, सेलुलर रिस्पायरेशन में टूटती है। तो क्या होता है सेलुलर रिस्पायरेशन, हमें पता है यहाँ पर हम लोग क्या बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे यानी कि ग्लूकोज वगैरह। अच्छा तो उसके अंदर जब वो क्या होगी, वहाँ पर ग्लूकोज टूटेगा तो बन जाएगा G3P। और यहाँ पर ज़रा गौर कीजिए, G3P के मालिक्यूल्स को इस्तेमाल करके हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। तो जी यहाँ पर हम लोगों ने रिडक्शन करवा दी G3P के मालिक्यूल की। अब यहाँ पर जो अहम बात है, यहाँ पर हमारा तीसरा हिंट जो टॉपर वाला है वो काम आएगा। वो कैसे, यहाँ पर देखिए हमारे पास ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट, ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट, इसके कितने हैं, 5 मालिक्यूल हैं, नहीं 6 हैं बेटा, 6 मालिक्यूल है। अच्छा तो 6 मालिक्यूल जो है इनमें से क्या होगा, एक मालिक्यूल हम निकाल लेंगे। अब इसको जिसको हमने निकाला है ये क्या है, हमारी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जिसको हम आउटपुट कहते हैं, वो हमारी प्रोडक्ट है। अब इसको हम लोग सॉरी कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, अगर आपने कार्बोहाइड्रेट को फ़ौरन इस्तेमाल करना है तो इससे बन जाएगा क्या, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज बन जाएगा, फ़ौरन एनर्जी लेनी है तो। अच्छा अगर आपने इसको स्टोर करना है यानी कि स्टोरेज पर्पस के लिए है तो ये सेलुलोज में, मोस्टली इन केस स्टार्च में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो उसमें ये जिस कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होगी उसमें ये चेंज हो जाएगा। अच्छा जब हम अब इन 6 जो मालिक्यूल है इनमें से जब एक मालिक्यूल यानी कि एक ट्राइयोज निकलिए, क्यों, इसलिए कि 3 कार्बन पर मुश्तमिल है तो हमने कहा ट्राइयोज। अब यहाँ पर ज़रा गौर कीजिए, हमारा तीसरा हिंट जो था टॉपर वाला वो भी हमें हासिल हो गया। अब यहाँ पर जिस मकसद के लिए ये सारा साइकिल हुआ था वो हमें हासिल हो गया है। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने बस अब वही फर्दर वो मालिक्यूल जो शुरू में रॉ मटेरियल के तौर पे था हमें बस वो चाहिए। अब हमने उसी को रीजनरेट करना है, वही हमें दोबारा मालिक्यूल चाहिए ताकि हम अगला साइकिल शुरू करें। तो अब क्या होगा, हर एक साइकिल के अंदर सिर्फ एक ट्राइयोज का जो मालिक्यूल है वो निकलेगा, बाकी सारे ऐसे ही सर्कल के अंदर रोटेट करते रहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होती रहेगी। अच्छा अब जो G3P के मालिक्यूल थे ये 5 मालिक्यूल थे, अच्छा 3 कार्बन वाले हैं, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं ये तो 5 कार्बन वाले हैं जिसके दोनों साइड पे है। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर ये खुद को रीअरेंज करेगा, क्या करेगा, अपनी सिमेट्री को चेंज करेगा और खुद को रीअरेंज कर लेगा। तो क्या होगा, अब यहाँ पर गौर कीजिए, 3 जो कार्बन वाले 5 मालिक्यूल हैं हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पर क्या करेगा, जब रीअरेंज करेगा तो 5 कार्बन वाले 3 मालिक्यूल बन जाएंगे जिसमें क्या हो जाएंगे, 3 फास्फोरस अटैच होंगे। अच्छा अब यहाँ पर तो दोनों साइड पे हैं यानी कि कार्बन नंबर 1 के साथ भी है, 5 के साथ भी है। अगेन यहाँ पर फास्फोरिलेशन होगी। फास्फोरिलेशन का क्या मतलब है, मतलब ATP ऐड होंगे। यहाँ पर 2 इनऑर्गेनिक जो फास्फोरस होंगे वो निकल जाएंगे, 2। अच्छा अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर 3 ATP आएंगे क्योंकि 3 साइडों पे हमें 3 उसकी फास्फोरस की ज़रूरत है। इस साइड पे तो है ना कार्बन नंबर 5 के साथ ये है 5 रिबोलोज फास्फेट, तो हम लोगों ने इसको बिस फास्फेट बनाना है यानी कि 1,5 बिस फास्फेट। तो 3 ATP के मालिक्यूल आएंगे और वो अपने फास्फोरस देंगे तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, यहाँ पर भी फास्फोरस लग जाएगी और ये वही शुरू वाला 1,5 रिबोलोज बिस फास्फेट बन जाएगा। यहाँ पर जो आप लोगों ने इम्पोर्टेंट याद रखने के, हम कार्बन को काउंट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर ज़रा गौर कीजिए,
हमारे पास 5 कार्बन वाले कितने हैं, 3 मॉलिक्यूल हैं। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, इशू ना हो हमें। 5 × 3 15 कार्बन्स हो गए। जब इसके अंदर ऐड होंगे 3 तो यहाँ पर क्या होगा, 15 + 3 कितने हो जाएंगे, 18। तो यहाँ पर 6 कार्बन वाले कितने हैं, 3 मॉलिक्यूल्स हैं। 6 × 3 18। अच्छा, यहाँ पर भी सेम वैसे चल रहा है, सेम वैसे चल रहा है यहाँ पर भी। अब इन 18 मॉलिक्यूल्स में से जब हमने 3 मॉलिक्यूल्स निकाले, 18 - 3 अगेन वही 15 आ गए जो यहाँ पर थे, मतलब फिक्स आ रहे हैं कार्बन हमारे पास। ठीक है, तो कार्बन के अंदर कोई चेंज नहीं आया है, तो उस लिहाज से हम लोगों ने इसको बस यहाँ पर हम लोगों ने रीअरेंज किया है। अच्छा, ये हम लोगों ने लेक्चर किया। अब यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ से रिबोलोज बिसफास्फेट जो है, इससे जो पहला 3PGA यानी कि पागल बनाने वाला जो फेज था वो कार्बन फिक्सेशन का था, बिकॉज इस इनऑर्गेनिक कार्बन को हम लोगों ने इस ऑर्गेनिक जो रॉ मटेरियल है इसके अंदर फिक्स करके एक जो स्टेबल प्रोडक्ट बनाई है उसको 3PGA कहते हैं। अच्छा, यहाँ 3PGA से ट्राइयोज के निकलने तक का जो स्टेप था उसको रिडक्शन का था, और फिर जो ट्राइयोज के जो G3P के जो मॉलिक्यूल हैं, सॉरी ट्राइयोज नहीं, G3P यानी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फास्फेट, यहाँ से दोबारा बिसफास्फेट जो है वो रीजनरेट यानी कि रॉ मटेरियल बनाने वाले फेज़ को हम लोगों ने क्या नाम दिया है, हमने कहा है ये है रिबोलोज 1। हम लोगों ने सॉरी इसको कहा है रीजनरेशन ऑफ रॉ मटेरियल या रीजनरेशन का प्रोसीजर कहा है। अच्छा, अब यहाँ पर नेट हमारा गेन क्या है और नेट लॉस, मतलब इन्वेस्टमेंट क्या हुई है। यहाँ पर हम लोगों ने दूसरे अल्फाज में कह लेते हैं इनपुट क्या डाला है मैंने, या रिएक्टेंट्स क्या थे जो इसमें खर्च हुए हैं। 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल थे, ठीक है, और ATP कितने हैं, 6 + 3 9 ATP का मॉलिक्यूल हो गए। अच्छा, NADPH कितने लगे हैं, मेंशन आई थिंक नहीं है, 6 NADPH लगे हैं। आउटपुट क्या है हमारी, मतलब प्रोडक्ट हमें इससे क्या मिली है, वो ट्राइयोज के मॉलिक्यूल हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डार्क रिएक्शन, कैल्विन साइकिल, C3 पाथवे समझ आया होगा। तो मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छे तरीके से समझाऊँ। कीप वॉचिंग। जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम मेरे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।